लेक्चर पे हम बात करेंगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस। ओके, तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस के हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आज लेक्चर फर्स्ट है, तो हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे जो है टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, यानी कि आपकी फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो किस टाइप की रिएक्शन शो कराते हैं। आज के लेक्चर पे हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सिंपली मैं आपको बता दूं, देखिए फ्री रेडिकल्स क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन जनरली शो करता है, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बारे में हम आज के लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो देखिए सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि फ्री रेडिकल्स होते क्या है। तो सबसे पहले हम फ्री रेडिकल का डिस्कशन कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, देन हम लोग इनकी रिएक्शंस पे बात करेंगे। ओके, तो फर्स्टली व्हाट इज फ्री रेडिकल, आपको पता है फ्री रेडिकल्स क्या होता है। कोई भी स्पीसीज, चाहे कार्बन हो, कोई भी स्पीसीज हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्स वाई जेड, कोई भी स्पीसीज हो, उसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अनशेयर्ड मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। इस केस में जो स्पीसीज को आप क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल। मतलब अगर मैं बोलूं आपके पास एक एक्स है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस स्पीसीज को आप क्या बोलेंगे, ये जो एक्स है वो आपका फ्री रेडिकल है। अगर यही चीज मैं कार्बन को बोलूं, कार्बन के पास क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, ये अभी नॉर्मल कार्बन है, लेकिन अगर मैं इसका एक बॉन्ड को हटा के बोलूं कि अभी इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो कार्बन एटम है ये आपका फ्री रेडिकल है। ओके, तो यहाँ डेफिनेशन में सिंपली यही बोला है कि फ्री रेडिकल क्या होता है, कोई भी स्पीसीज जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे स्पीसीज को आप बोलते हैं फ्री रेडिकल। ओके, और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये कार्बन के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, इनिशियली आपको पता है कार्बन एक टेट्रावेलेंट एटम है जो आपके 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आप इन 4 बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। इसका मतलब ओवरऑल आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल आपको क्या बोलती थी, ऑक्टेट रूल ये बोलती थी कि आपके कोई भी एटम के आउटरमोस्ट शेल पे अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो आपको 8 ही मिलने चाहिए। लेकिन आप देखो, अगर आप देखो अभी ये वाला कार्बन देखेंगे, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, लेकिन ये अभी कार्बन है, अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, फ्री रेडिकल के फॉर्म में, तो यहां से मैं इलेक्ट्रॉन्स को हटा दूंगी, एक ऐसा डॉट लगाऊंगी। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन काउंट एक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका क्या होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाती है। क्यों? कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। ओके, अगली चीज देखो, ये जो आपके कार्बोकैटायंस होते हैं, कार्बोएनायंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो भी आपके कार्बिन नाइट्रीन होते हैं, ये सारे के सारे क्या होता है, एज अ इंटरमीडिएट बिहेव करते हैं। ये आपको पहले से पता है, यानी कि आपको जनरली कहाँ मिलेंगे, जब आप कोई रिएक्शन कराएंगे। और रिएक्शन आपको पता है, कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। बार बार बोलती हूँ, पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट होगा, तब जाके ये इंटरमीडिएट स्टेट आपको प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है, वहां पर आपको जनरली फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। और देखिए फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपकी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिव भी होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसका रीजन सिंपली मैं बता दूं कि एक चीज ये कि सिंपली मैंने क्या बोला, ये जो ये कार्बोकैटायन कार्बोएनायन साथ ही फ्री रेडिकल जो है वो एज ए इंटरमीडिएट बिहेव करते हैं। और आपको पता है इंटरमीडिएट में अगर कोई भी चीज है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, साथ ही साथ क्या होती है, रिएक्टिव होती है। ओके, दूसरी चीज, अगर आप यहाँ रिएक्शंस की बात छोड़ो, रिएक्शन मैकेनिज्म को छोड़ो, अगर मैं सिंपल इलेक्ट्रॉन्स के वे में बताऊं तो देखो, ऑक्टेट रूल को मैं दोबारा लेके आती हूँ। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल ये बोलता है अगर किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल पे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है, उस केस में उस स्पीसीज को आप स्टेबल बोलेंगे। जैसे ऑक्टेट रूल ने क्या बोला, नोबल गैस होती है स्टेबल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नोबल गैस कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्टेबल होती है, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट ऑक्टेट रूल फेल हो गया था, क्योंकि नोबल गैस भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ओके, लेकिन ऑक्टेट रूल यहाँ तक सही है कि अगर आपके आउटरमोस्ट शेल में, अगर आपके नहीं, आपके एटम के आउटरमोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस केस में आपका जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल है तो वो रिएक्शन नहीं शो करेगा, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ देखिए, ये वाले कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये है 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये भी क्या होगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब ये भी हो जाता है रिएक्टिव। तभी आपके सारे कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, जनरली लेस स्टेबल और हाईली रिएक्टिव। समझ में है ना? क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वही आपका स्टेबल है, उसी को आप बोल सकते हैं अनरिएक्टिव, जैसे आपकी नोबल गैस अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ओके, लेकिन यहाँ देखो,
ये 2 ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये क्या होता है, रिएक्टिव स्पीसीज, और आप बोल सकते हैं अनस्टेबल स्पीसीज। इसका मतलब क्या होता है, आपके फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हमेशा हाईली स्टेबल और हाईली रिएक्टिव होते हैं। ओके, अगली चीज देखो, ये बोल रहा है कि ये रिएक्टिव होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ मैंने थ्योरी पे बता दी। अब यहाँ पर को मैंने ऐड किए, देखो जो आपका आपका फ्री रेडिकल बड़ा, देखो ये चीज आप ऐड कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट फ्री रेडिकल था, सबसे पहले जो फ्री रेडिकल डिस्कवर हुआ था 1900 में हुआ था, ठीक है। तो वो किसने किया था, प्रोफेसर जैमबर्ग, आपके साइंटिस्ट थे, आपके केमिस्ट थे। इन्होंने आपका फर्स्ट फ्री रेडिकल डिस्कवर किया था जो था आपका ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल, ठीक है। जो ये है, देखो नहीं ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो रहा है, देखो ये है ट्राइफिनाइल, मतलब ये 3 कार्बन है, ठीक है, ये सीएल नहीं है, ये है आपका मिथाइल, यानी कि यहाँ पर है हाइड्रोजन। ओके, तो ये था आपका ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल जो कि फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1900 में, किसकी हेल्प से, आपके जो प्रोफेसर थे जिनका नाम था जैमबर्ग, इन्होंने फर्स्टली फ्री रेडिकल को डिस्क्राइब किया जो था आपका ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल। ओके, अब देखो अगर मैं इसके फीचर्स, इसकी प्रॉपर्टी बताऊं तो सिंपली देखो, आपको पता है फ्री रेडिकल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होता है, जो चीज मैंने आपको बता दी। इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये एक टाइप की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ क्यों होती है। साथ ही एक टाइप की न्यूट्रल स्पीसीज है, क्यों, क्योंकि देखो ना, आपको पता है फ्री रेडिकल के दो भाई होते हैं, एक होता है कार्बोकैटायन, एक होता है कार्बोनाइन। मतलब देखो, अगर मैं एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, एक कार्बन के ऊपर सिर्फ फ्री रेडिकल लगा दूं, एक को मैंने बना दिया कार्बोनाइन, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ना, यहाँ पर को आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, यानी कि 8 मिलेंगे। इसके केस में 7 मिलेंगे और इसके केस में कितने मिलेंगे, 6, यानी कि पूरी सीरीज ही होती है। ओके, तो ये क्या होता है, देखो ये होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, और ये क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होता है, क्योंकि इसके ऊपर लगा है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज, और ये है आपका न्यूट्रल। तो आपका जो कार्बो, ये जो फ्री रेडिकल होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ साथ एक टाइप की न्यूट्रल स्पीसीज है। और अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या, अगर आप इसका मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वहां आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगा। ओके, और sp3 मिलेगा, तो आपको पता है sp3 कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होती है, इसे आप बोलते हैं टेट्राहेड्रल। लेकिन इस sp3 के केस पे क्या हो जाएगा, एक देखो आपके क्या होगा, फ्री रेडिकल के केस पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है आपके सिस्टम में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी ज्योमेट्री थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी ज्योमेट्री मिलेगी वो मिलेगी फ्लैटेड टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये तो खाली बेसिक चीज थे जो मैंने आपको डिस्कस कराई। अब हमारी मेन चीज है इसकी रिएक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, यानी कि आपका जो फ्री रेडिकल जो कंपाउंड है वो किस टाइप की रिएक्शन शो करा सकता है। ओके, तो देखो जनरली ना आपका जो कंपाउंड है वो 8 टाइप की फ्री रेडिकल रिएक्शन शो कराता है। वो 8 की 8 रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, बट आपने इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने वही रिएक्शंस पढ़नी जो आपके सिलेबस पे है। ओके, तो इनमें से स्टार्टिंग की जो 3 रिएक्शंस है, यानी कि एक है आपकी एटमिक सबस्ट्रक्शन, दूसरा है एडिशन टू ए बॉन्ड, और तीसरी आपकी फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो आपने सिर्फ ये 3 रिएक्शंस पढ़नी है, बाकी को आपने स्किप कर देना है। ओके, तो स्टार्टिंग की 3 रिएक्शंस मैंने यहाँ भी लिखी हुई है। पहली रिएक्शन है आपकी एटम सबस्ट्रक्शन, दूसरी आपकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और लास्ट है आपकी फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो हम ये सारे रिएक्शंस को एक एक करके एग्जांपल की हेल्प से क्लियर कर देते हैं। ओके, तो देखिए ना, एटमिक सबस्ट्रक्शन क्या है, पहली रिएक्शन है जो आपका फ्री रेडिकल कंपाउंड शो कराता है। तो पहले आप इसका मतलब समझो कि एटमिक अब्स्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो एटमिक अब्स्ट्रक्शन मतलब कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का एक एटम को, एटम कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन होता है, बट हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एक्स वाई कोई भी एटम भी हो सकता है। अगर एक मेटम मतलब एक मॉलिक्यूल, सपोज ये एक आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का कोई एक एटम को अब्स्ट्रैक्ट कर ले मतलब चुरा ले, तो इस केस में जो रिएक्शंस होती है इसे बोला जाता है एटमिक अब्स्ट्रक्शन। ओके, अब देखो अगर ये एटमिक अब्स्ट्रक्शन किसी फ्री रेडिकल के हेल्प से होगा तो ये रिएक्शन किससे क्या बोली जाएगी, फ्री रेडिकल एटमिक अब्स्ट्रक्शन। ओके, अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर कुछ शो करा देती हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर, ये देखो ये क्या शो करा रहा है, ये आपका फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल कैसे रिप्रेजेंट किया है, एक्स के ऊपर डॉट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करके, प्लस का साइन है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, वाई के साथ एक एच लगा है,
मॉलिक्यूल है इसका मतलब ये एक से ज्यादा एटम से बना होगा तभी तो मॉलिक्यूल बना। तो यहाँ एक एटम है Y, दूसरा है आपका H। ओके, अगले केस में क्या होगा, देखो आपके इस फ्री रेडिकल ने एटॉमिक अब्स्ट्रक्शन किया, कैसे पता चला, आपका इस फ्री रेडिकल ने क्या कर दिया, इस दूसरे मॉलिक्यूल का एक एटम को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, चुरा लिया। इसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को लिया, तो जैसे इसने हाइड्रोजन को लिया तो एक्स ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग की, तो यहाँ पर XH हो गया। लेकिन एक नया फ्री रेडिकल आपको हमेशा मिलता है जब भी आप एटॉमिक अब्स्ट्रक्शन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल। समझ में आया? अब आपको मैं बताती हूँ कि रिएक्शन हुई कैसे। आपको ये चीज समझ में है ना, एटॉमिक अब्स्ट्रक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के एक एटम को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, चुरा लेता है, जिसके बाद आपको एक नया फ्री रेडिकल मिलता है। और वो मॉलिक्यूल जो इनिशियली जो अब्स्ट्रैक्ट करा रहा है वो आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल, क्योंकि आप फ्री रेडिकल में तो देख रहे हैं एटॉमिक अब्स्ट्रक्शन। तो इनिशियली जो आपका फ्री रेडिकल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से जब एक एटम को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो अब्स्ट्रैक्ट करने वाले की बात क्या होगा, आपका जो इनिशियली फ्री रेडिकल था वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, बट रिएक्शन के बाद आपको हमेशा ही एक नया फ्री रेडिकल मिलेगा। ओके, अब रिएक्शन हुई कैसे, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो आपको ये चीज नोन होनी चाहिए, फ्री रेडिकल के केस में अगर आपका कहीं भी बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, वो बॉन्ड क्लीवेज होमोलाइटिक होता है। और अगर कार्बोकैटायन कार्बोएनायन के केस में जो क्लीवेज होता है वो हमेशा हेट्रोलाइटिक होता है। कैसे, देखो हमेशा अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, आपके ये दो एटम है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, जैसे एक एटम ये है एक एटम ये है, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज कराऊंगी तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होती है। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बी के पास ही जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन ए के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, इसे बोला जाता है होमोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक क्लीवेज हमेशा किसके केस में होती है, फ्री रेडिकल के केस में। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होती है, मैं आपको बार बार बताती हूँ। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये बोलती है कि अगर आपके पास ए है, दूसरा एटम है बी, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया। और अगर यहाँ होमो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुई, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये बोलता है जो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे आफ्टर क्लीवेज। यानी कि आपने यहाँ पर बॉन्ड तोड़ा और मैं बोल रही हूँ कि ए आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाएंगे, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नेगेटिव चार्ज बना लेंगे। तो ए के ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन था बट आफ्टर क्लीवेज एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा, जिसकी वजह से क्या होगा, बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला, अगर आपको कार्बोकैटायन कार्बोएनायन की रिएक्शंस आप पढ़ते हैं तो वहां हमेशा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, लेकिन फ्री रेडिकल के केस में हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ भी आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इसका मतलब यहाँ बॉन्ड क्लीव तो होगा लेकिन अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास ही जाएंगे। तो देखिए मैंने वाई और एच के बीच का बॉन्ड तोड़ा क्योंकि यहाँ पे जो आपका फ्री रेडिकल है इसे भी अपना एक फ्री रेडिकल चाहिए कंबाइन करने के लिए। तो देखो इन दोनों के बीच का जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अब देखिए आपके सिस्टम में अब 3 फ्री रेडिकल मिल गए। और आपको पता है कोई एक फ्री रेडिकल अगर दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिलता है तो ये बना देते हैं बॉन्ड। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बॉन्ड तो बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल किसके क्लोज आ जाएगा, एक्स के फ्री रेडिकल के साथ, क्योंकि ये वाई के साथ तो जा नहीं सकता, क्योंकि वाई के साथ तो इसने बॉन्ड तोड़ा है ना, बॉन्ड तोड़ा है तो उसी के साथ जोड़ेगा कैसे। तो एच क्या करेगा, एक्स के पास जाएगा और एक्स के साथ बना लेगा बॉन्ड और वाई एज अ फ्री रेडिकल मिल जाएगा। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एटॉमिक अब्स्ट्रक्शन। चीजें क्लियर हुई? अब यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप भी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अगला क्या बोल रहा है, फ्री रेडिकल प्रोसीड रिएक्शन विद अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद द अब्स्ट्रक्शन ऑफ अ एटम ऑफ द एंड द फ्रॉम द कार्बन। ओके, तो फ्री रेडिकल में अगर आप फ्री रेडिकल कंपाउंड के साथ अगर आप किसी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कराएंगे, अब्स्ट्रक्शन रिएक्शन कराएंगे, किसका, किसी भी एटम का जो आपके कार्बन में प्रेजेंट होगा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी आपका ऐसा ही होगा। यानी कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर को सैचुरेटेड कंपाउंड लेना है। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि सिंगल बॉन्ड से बना हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं वाई और एच में क्या है, सिंगल बॉन्ड ही तो है, और ये है आपका फ्री रेडिकल, तो यहाँ भी आपका अब्स्ट्रक्शन हुआ। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर को जो सर देखो, अगर ये आप यहाँ पर को क्या है, कार्बन समझ के चले तो ये खाली रिप्रेजेंटेशन है, आपका हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट हम इसे कंसीडर करते हुए चलेंगे। ओके, तो अगला क्या बोल रहा है, इस केस में ना सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। मतलब यहाँ पर को ना ये बोल रहा है, द सेलेक्टिविटी ऑफ अ फ्री रेडिकल टुवर्ड्स द CH बॉन्ड इज डिफरेंट टाइप ऑफ अ डिफरेंट टाइप इज डिटरमाइंड बाय द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड द पोलर इफेक्ट। ओके, यानी कि यहाँ पर को सेलेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसका मतलब ये
करेंगे कि कहीं पर को तो ये जो आपकी एटमिक ऑब्स्ट्रक्शन रिएक्शन है वो अच्छे रेट में होगी, यानी कि अच्छे से आपकी एटमिक ऑब्स्ट्रक्शन रिएक्शन हो सकती है, और कहीं पर बहुत बेकार होगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपका ये बॉन्ड तोड़ना, क्योंकि अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो एटम को ऑब्स्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल क्या हो जाता है, अगर ये बॉन्ड को तोड़ने में आपकी जो एनर्जी लगती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन मतलब कि आपको कोई बॉन्ड तोड़ना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे आप बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा होता है पोलर इफेक्ट। ओके, अगर आपके यहाँ पर जो बॉन्ड है, अगर इसकी डिसोसिएशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा, और जितनी जल्दी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी आप इस बॉन्ड का, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ के अपने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको एक नया फ्री रेडिकल मिल जाएगा, यानी कि एब्स्ट्रक्शन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर यहाँ पे बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, यानी कि अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, उस केस में यहाँ पे कोई डिसोसिएशन बहुत देर में होगा और एटॉमिक ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कम होगा। ओके, तो यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर को एक ऑर्डर दिखाया हुआ है, ये बोल रहा है कि रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो इंक्रीज होते रहता है जैसे जैसे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती रहती है। यानी कि अगर आपके लिए बॉन्ड डिसोशिएट करने के लिए एनर्जी क्या है, कम लगेगी, उस केस में ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो एग्जांपल के फॉर्म में क्या दिखाया हुआ है, ये सारे आपके सैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, अब हम लोग सैचुरेटेड की बात करें। ओके, तो बॉन्ड आपका क्या दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये मीथेन टाइप कंपाउंड है, यानी कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ है, एक ये वाला हाइड्रोजन आपने इसे अब्स्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, इसकी एनर्जी कितनी है 426। ओके, 426 kg पर मोल। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने क्या किया, इस मिथाइल ग्रुप में जो आपका ये वाला मिथाइल ग्रुप कह रही हूँ, हाँ ये वाला, जिसको तो आप इसको तो आप अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बचा हुआ रिंग है, अगर आप इसमें एक हाइड्रोजन को एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो CH कितने हो जाएंगे 2, और एक और मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो इस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी 401, और यहाँ पर आपने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 मिथाइल लगा दी, मतलब समझ में आ रहा ना, एक और हाइड्रोजन हटाया और एक और मिथाइल ऐड कर दिया, तो यहाँ पर को क्या हो गया, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ज्यादा कम, यानी कि कितने में शिफ्ट होगी, ये 385 में। ओके, और नेक्स्ट केस में आपने अपने तीनों हाइड्रोजन को हटा के तीनों पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो यहाँ पर को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी, बहुत ज्यादा कम, यानी कि ये कितने में पहुंच गई 372, और इनिशियली कितनी थी 426। अब हमने क्या बोला, जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि जितनी आसानी से आप बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, उतनी आसानी से बॉन्ड का यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कि उतनी आसानी से बॉन्ड को चुराया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर को बॉन्ड इतनी आसानी से टूट रहा है, तो इस केस में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो सबसे जल्दी होगी, यानी कि यहाँ पर को एटमिक ऑब्स्ट्रक्शन रिएक्शन बहुत जल्दी होगी, और यहाँ पर को एटमिक ऑब्स्ट्रक्शन रिएक्शन सबसे कम। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यहाँ पर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, समझ में आया। तो ये होता है एटमिक ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो अभी हमने ये एटमिक ऑब्स्ट्रक्शन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड, यानी कि एलाइलिक और बेंजाइलिक कंपाउंड में। ओके, तो देखो एलाइलिक और बेंजाइलिक कंपाउंड में जो आपका CH बॉन्ड होता है, ये जो हमारा CH बॉन्ड एक बोल रहे थे जिसको हम लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं, ओके, ये बहुत ज्यादा वीक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके एलाइलिक और बेंजाइलिक कंपाउंड में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो काफी लो होती है, क्योंकि ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होता है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, कंपेयर टू सैचुरेटेड रिंग। ओके, तो इस केस में क्या होता है, आपकी जो रिएक्टिविटी है वो आपका ज्यादा होती है, और आपकी सेलेक्टिविटी भी होती है। जैसे यहाँ पर को क्या है, सेलेक्टिविटी पे हमने उतना ऑर्डर, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर हमने रिएक्टिविटी पे ध्यान दिया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ज्यादा, अब कौन कम रिएक्टिव होगा। लेकिन आपका एरोमेटिक कंपाउंड में सेलेक्टिव रिएक्टिविटी के साथ साथ इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है कम, लेकिन यहाँ पर कुछ सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। कैसे, देखो ये यहाँ पर आप एग्जांपल से समझिए, ठीक है। तो ये आपका एक बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है, इस पे देखो यहाँ पर ना, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन एटम मिलेगा आपको, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन एटम मिलेगा। ओके, अब आप देखो आपके पास 2 पोजीशन है जहां से आप हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो मैं आपको सेम कंपाउंड दे रही, यहाँ आपने X लिया था, X फ्री रेडिकल, आपके पास भी X फ्री रेडिकल है। अब इसे हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करना है, यानी कि कोई भी एटम को ऑब्स्ट्रैक्ट करना है, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से भी ये वाला हाइड्रोजन भी ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी। तो देखिए अगर इसने ये वाला हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, देखो ये वाला हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, और एक फ्री रेडिकल इसके पास होमोलाइटिक क्लीवेज होगी ना, जैसे ऊपर बताया, सेम चीज यहाँ भी होगा, फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, तो ये क्या होगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा,
और क्या बन जाएगा XH, और आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल मिलेगा, यानी कि इस टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा पहले केस में। ओके, दूसरे केस में क्या होगा, अगर आपका ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज है, आपने क्या किया, यहाँ पर क्लीवेज नहीं कराई, आपने कहाँ पे क्लीवेज कराई, यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज कराई, तो बॉन्ड जैसे यहाँ से टूटा तो क्या हुआ, एक फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन के पास, एक बच गया इसके पास। ओके, और एक्स ने क्या है, इस हाइड्रोजन को अपसेट किया और आपको बन गया एक ये वाला प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या है, दो चांस है कि आप ये वाला भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और ये वाला भी, बट मैंने आपको क्या बोला, एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में चीजें सेलेक्टिव होती हैं, आपको सेलेक्टिवली काम करना है, रिएक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, मैंने पता है, क्योंकि यहाँ पर CH बॉन्ड जो आपका ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका बहुत वीक है। वीक है क्यों है, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, चीजें सेलेक्टिवली करनी होगी, तो ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी बन रहा है, बट इनमें से मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, वो कैसे पता चलेगा, आपने वो फ्री रेडिकल ढूंढना है जो आपका ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमें तो स्टेबल चीजें चाहिए। अगर यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन भी होता तो आप कौन सा कार्बोकेटाइन देखते, स्टेबल, तो आप यहाँ देखिए इन दोनों फ्री रेडिकल में कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला। देखो ये वाला जो फ्री रेडिकल है, इसके बाद दो ग्रुप है, देखो एक ये ग्रुप है, दूसरा ये ग्रुप है, यानी कि दो बल्कि ग्रुप है, और एक है इसके पास हाइड्रोजन। ओके, लेकिन यहाँ पर को देखो, मतलब आप इसे बोल सकते हैं ये एक टाइप का सेकेंडरी टाइप का कंपाउंड हो गया, क्योंकि दो आपके पास आर ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ भी कोई आर ग्रुप होगा, ये भी पूरा आर ग्रुप है, तो सेकेंडरी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर से ये प्राइमरी है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और बाकी ये पूरा एक ही ग्रुप है, मतलब समझ रहे हैं, इसके पास सिर्फ एक आर ग्रुप है ये वाला, बाकी एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, और ये क्या है, फ्री रेडिकल बना, यानी कि यहाँ दो हाइड्रोजन है, एक बल्कि ग्रुप, इस केस में दो बल्कि ग्रुप और एक हाइड्रोजन, इसका मतलब ये वाला फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, ये वाला लेस स्टेबल। तो मैंने ये सारी चीजें सेपरेटली वीडियो में बना के बताई है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वगैरह कैसे चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं इन दोनों केस में क्या होगा, ये स्टेबल होगा फ्री रेडिकल, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये समझ में आया, तो ये किसकी वजह से होता है, सेलेक्टिविटी की वजह से होता है। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए, अब देखो इनका, अब हम लोग चेक करते हैं स्टीरियो इलेक्ट्रिक फैक्टर क्या होता है। स्टीरियो इलेक्ट्रिक फैक्टर मतलब यहाँ पर को थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि अगर आपको हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करना है, देखो ये दोनों, सपोज आपके पास इसकी प्लेस पे मैंने ये दोनों लिया है और यहाँ पे मैंने एक्स फ्री रेडिकल लिया, अब मैं चाह रही हूँ इस एक्स फ्री रेडिकल को हाइड्रोजन मिले, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है पहले केस में, दूसरे केस में हाइड्रोजन यहाँ है, तो कौन से पोजीशन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना ज्यादा इजी रहेगा, तो देखिए आपके लिए हमेशा ये वाली पोजीशन से रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर को जो आपको एंगल स्ट्रेन मिलेगा जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका एक ओ मिथाइल ग्रुप है, यानी कि अगर आप बल्कि ग्रुप देखेंगे तो एक ओ मिथाइल ग्रुप यहाँ, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, यानी कि एक मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ है, मिथाइल ग्रुप यहाँ है, तो यहाँ पर को देखो इनके बीच में इतना डिफरेंस है, यहाँ इतना डिफरेंस है, तो यहाँ को आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन इसके केस पर देखो, ये वाले हाइड्रोजन के केस पर ये हाइड्रोजन यहाँ है और मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ, और ऑक्सीजन एटम या इसके ऊपर, इसके पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लोन पेयर भी तो यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसके यहाँ पर को ग्रुप क्या है, इसके पास पास है, लेकिन इसके थोड़े दूर दूर है, यहाँ पर को आपको थोड़ा हिंड्रेंस कम मिलेगा क्योंकि एंगल ज्यादा है। इस केस में इसे बोलता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले केस में अगर आपको एटॉमिक अब्स्ट्रक्शन कराना है तो ये आपके लिए इजी रहेगा कंपेयर टू दिस। इतनी चीज क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पर को पूरा थ्योरी पोर्शन मैंने लिखा हुआ है, आपके नोट्स पर्पस के लिए चीजें हेल्पफुल रहेंगी, आप लिंक से नोट्स ले सकते हैं। अभी जस्ट चीजों को समझ लीजिए, ये चीज क्लियर आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी रिएक्शन देखो, एटॉमिक अब्स्ट्रक्शन वाली रिएक्शन हमने कवर की, देख सकते हैं ये हमारी पहली रिएक्शन, ओके, एटॉमिक अब्स्ट्रक्शन, ओके। अब दूसरी देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या बोलती है। तो देखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या बोलती है, आप यहाँ पे देखिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका जो फ्री रेडिकल है वो किसी क्या करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। तो ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर को क्या है, फ्री रेडिकल ही तो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आपका जो फ्री रेडिकल केमिकल कंपाउंड है वो क्या करता है, एडिशन रिएक्शन कराता है किसी भी आपके कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। तो कोई भी आपका कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाए उसके साथ अगर फ्री रेडिकल कंबाइंड हो रहा है, इस रिएक्शन को ही बोला जाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ आपको सिंपली दिखाया हुआ है। ये रिप्रेजेंटेशन में क्या बोल रहा है,
आपका Br है फ्री रेडिकल, और यहाँ पर आपको देखो ये है आपका कार्बन, ये भी होगा आपका कार्बन, इनके साथ ये 2 R ग्रुप यहाँ पर को ऐड है, तो आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड में अपने फ्री रेडिकल को ऐड करना है। यहाँ पे जो आपको जनरेशन रिएक्शन का जनरेशन मिलेगा, इसी रिएक्शन को बोला जाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओके, तो देखो होगा क्या, यहाँ पर को भी मैं आपको क्या बोलती हूँ, हमेशा फ्री रेडिकल के केस में होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, तो आपने क्या करना है, पाई बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करना है। तो पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, जिसकी वजह से क्या होगा, ये Br इन दोनों में से देखो यहाँ भी चीजें सेलेक्टिवली होंगी। यहाँ पे क्या है, 2 फ्री रेडिकल आए हैं, मे बी आपका Br जो फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन के साथ कंबाइन कर जाए, मे बी इस कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। ओके, तो क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर को कंबाइन करेगा तो देखो मैं आपको 2 प्रोडक्ट यहाँ पर को बना के दिखाती हूँ। देखो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर देखो साफ तो समझ में आ रहा ना, चीजें क्लियर आ रही, तो देखो पहले केस पे आपको क्या मिलेगा, Br अगर आपके पहले कार्बन के साथ, कार्बन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हुआ तो कुछ ऐसी रिएक्शन आपको यहाँ पर को मिलेगी। ओके, ये है आपका R, ये है आपका R। ओके, लेकिन अगर सेकेंड फ्री रेडिकल के साथ हुआ तो ये क्या मिलेगा, Br नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका कार्बन फ्री रेडिकल, दूसरा क्या होगा, यहाँ पर होगा इस कार्बन पे ऐड होगा Br, और यहाँ पर आपके 2 R ग्रुप ऐड हो जाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ भी आपके 2 केस बन गए, ठीक है, जैसे आपके ऊपर बने थे यहाँ भी आपके 2 केस बने, पहला केस, ये है आपका दूसरा केस। ओके, अब इन दोनों में से एक मेजर होगा एक माइनर होगा, तो मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा, तो आपने क्या देखना है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं, तो देखो इन दोनों केस में क्या हुआ, देखो ये वाले केस में अगर आप पहले केस में देखेंगे आपका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या दूसरे केस का फ्री रेडिकल, ऑब्वियस सी बात है पहले केस का, क्यों, क्योंकि यहाँ जो फ्री रेडिकल अटैच है वो एक ये ग्रुप से अटैच है, 2 R ग्रुप से अटैच है। ओके, लेकिन ये वाला फ्री रेडिकल देखो ये तो आपकी टर्मिनल पे प्रेजेंट है, इसके पास क्या होगा ना, यहाँ पर को कुछ है, कुछ नहीं है ना, एक ही पोजीशन में बल्कि ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पोजीशन में जो कार्बोकेटायन है ना ये आपका ज्यादा स्टेबल है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। इतनी चीज क्लियर है। अगला क्या बोल रहा है कि जनरली द एडिशन फ्री रेडिकल जो रिएक्शन है वो आपकी क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होती है, जो मैं आपको स्टार्टिंग पे ही बता चुकी हूँ, ठीक है, और ये रिएक्शन आपकी हाईली सेलेक्टिव होती है। सेलेक्टिव क्यों होती है, क्योंकि आपको क्या होता है, हमेशा 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मेजर एक होता है माइनर, बट मेजर कौन है आपको डिटेक्ट कैसे करना है, अपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल यहाँ पर को लिखा हुआ है, देखिए ये है आपका फ्री रेडिकल, अब प्रॉपर एग्जांपल है, ये आपका कोई कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ओके, यहाँ भी कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है। ओके, अब देखो आपने इस फ्री रेडिकल का एडिशन कराना है, तो मैंने क्या बोला, क्या होगा, ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर है एक्स ग्रुप, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर क्लीवेज करानी है, वो भी कौन सी, होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास ही, तो इस R ग्रुप का क्या कराना है, एडिशन कराना है। मे बी वो यहाँ भी कर सकती है, मे बी वो यहाँ भी कर सकती है, बट कहाँ ज्यादा फेवरेबल होगा, टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी फेवरेबल नहीं होता है, इंटरनल पोजीशन पे होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये वाली पोजीशन फेवरेबल नहीं है, ये फेवरेबल है, देखो मैं आपको देख के बता देती हूँ। अब आप देखिए आपको 2 प्रोडक्ट मिले, पहले केस में कैसा प्रोडक्ट मिला, ये आपका R है, ये अगर आपका टर्मिनल पे अटैच हो गया तो क्या होगा, R के साथ ये वाला किसके साथ कंबाइंड हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, R, ये वाला C, देन अगले कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल एंड देन X। ओके, और दूसरे केस में अगर आपका कार्बन इसके साथ आपका जो R फ्री रेडिकल है इस कार्बन के साथ अटैच हुआ तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन आपका फ्री रेडिकल, ये वाला कार्बन को यहाँ रिप्रेजेंट किया है, इस कार्बन के पास X ग्रुप यहाँ, और इस कार्बन के साथ अपने अटैच किया R ग्रुप, तो यहाँ पर को दिखाया गया। इतना चीज तो समझ में आ रही ना, देखो मैं पूरा खोल खोल के नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, अब मैं आपको बहुत लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ, अब तो आपको बेसिक कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हो पा रहा है ऐसे भी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, इतनी चीज क्लियर है, तो आपको क्या पता चला, तो देखिए यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन टर्मिनल पे है, यहाँ पे आपका है इंटरनल, तो मैंने क्या बोला, टर्मिनल वाला कार्बोकेटाइन या फिर आप बोल सकते हैं फ्री रेडिकल कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, अंदर वाला यानी कि इंटरनल वाला हमेशा स्टेबल रहता है। तो इन दोनों के केस में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ये वाला, ये होगा आपका माइनर। इतनी चीज क्लियर है, तो अब आगे बढ़िए, अब हम लोग देखते हैं की फीचर्स। ठीक है, तो की फीचर्स क्या, इनके पॉइंट्स बता रहा है जस्ट, ये क्या बोल रहा है,
एडिशन ऑफ अ रेडिकल टू ए स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल ऑलवेज जनरेट अ न्यू फ्री रेडिकल। तो आपको पता है जब भी आप एडिशन रिएक्शन कराते हैं, एडिशन रिएक्शन क्या, जब भी आप एटमिक एब्स्ट्रक्शन रिएक्शन भी कराते हैं, तो आप जब फ्री रेडिकल की हेल्प से रिएक्शंस कराते हैं, तो आफ्टर रिएक्शन आपको एक नया फ्री रेडिकल मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है। ओके, अगला बोल रहा है जो आपका रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, जो आपने अभी ये पढ़ा, ये आपकी सेकेंड टाइप की फ्री रेडिकल रिएक्शन है, यानी कि पहली आपकी एटमिक ऑब्स्ट्रक्शन थी, दूसरा है आपका ये वाली कौन सी, एडिशन रिएक्शन। ओके, अगला बोल रहा है द सिंपलेस्ट फ्री रेडिकल रिएक्शन अकर इन एन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज एडेड बाय अ स्पिन पेयर मॉलिक्यूल व्हिच इज दिस इज प्रोसेस इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो देखो ना यहाँ पे आप जो फ्री रेडिकल्स के अंदर जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ये एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी तो आप क्या कर रहे हैं, फ्री रेडिकल को ऐड कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करा रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल की रिएक्शन, ये भी एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन होती है, जिसको आप क्लियरली समझ सकते हैं अगर आपको बिर्च रिडक्शन का जानकारी होगी। ओके, तो बिर्च रिडक्शन वगैरह आपको क्या है, आपने पहले जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, और अगर आप फाइनल ईयर पे ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन करेंगे तो वहां ये सारी चीजें ब्रीफ में पढ़ेंगे, रिडक्शन वगैरह चीजें। ओके, तो आपको पता है बिर्च रिडक्शन में क्या, आपकी जो बेंजीन है वो आपका साइक्लोहेक्सा डाइईन में कन्वर्ट होती है। तो ये होती है बिर्च रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, लिथियम, जो आपके मेटल्स होते हैं, आपका अमोनिया होता है 73 डिग्री का, -73 डिग्री का टेम्परेचर होता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये भी क्या होता है, बिर्च रिडक्शन में भी क्या होता है, फ्री रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। यानी कि बिर्च रिडक्शन किसके लिए होती है, बिर्च रिडक्शन किसके लिए होती है, मतलब जैसे नाम से पता है बिर्च रिडक्शन, ये टाइप की क्या है, एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है, जो कि फ्री रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट करती है। तो आपकी जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है, ये एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन होती है। आप जस्ट सिंपली इतना समझ लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपकी लास्ट टाइप की रिएक्शंस आती है, जो आपकी कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब अगर आपके दो फ्री रेडिकल हैं, अगर वो कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, इस केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फ्री रेडिकल नहीं मिलेगा। ओके, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं एग्जांपल, ये दो आपके फ्री रेडिकल है, बी आर के आगे लिखा है दो, तो बी आर आपका फ्री रेडिकल है, इसका मतलब आपके पास क्या है, दो फ्री रेडिकल है। ओके, अगर दो फ्री रेडिकल कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंबाइन करके एक बॉन्ड बना देंगे, जिसे आप बोलते हैं Br2। ओके, दूसरे केस में क्या है, देखो आपका मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के ऊपर फ्री रेडिकल है, तो आपका क्या है, CH3 फ्री रेडिकल, ये भी आपके दो, तो दो CH3 कंबाइन होंगे तो आपके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि इसने क्या बना दिया, इथाइल बना दिया। ओके, अगले केस में क्या होगा, ये अगर ये दोनों फ्री रेडिकल, देखो अभी तो इन दोनों इसको सेपरेटली करे थे, इसको सेपरेटली करे, अगले केस में आपने एक ही मिथाइल ग्रुप लिए, एक Br लिया, तो इन दोनों को कंबाइन किया, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। सिंपल सी बात है। ये रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको यहाँ थ्योरी मटेरियल सारी चीजें मैंने यहाँ दी हुई है, आपके रिवीजन पर्पस के लिए मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया चीजों को। ठीक है, तो थ्योरी तो आप पढ़ सकते हैं, ये पेपर नोट्स के लिए हो जाएगा आपके लिए। ओके, अगला है डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन क्या बोलती है, डिस्प्रपोर्शन में आप क्या करते हैं, आपका ये इनिशियल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसे आप डिसोशिएट करेंगे और दो फ्री रेडिकल में तोड़ देंगे। तो जैसे आपने इसे तोड़ा, बीच से तोड़ा, यानी कि होमोलाइटिक क्लीवेज यहाँ भी हुई और ये बीच से क्लीव हुआ और दो फ्री रेडिकल आपको जनरेट हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है, तो आप इसे टू फ्री रेडिकल ये बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्प्रोपोर्शन का एग्जांपल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। तो सिंपल से रिएक्शन से तीन रिएक्शन है, इतना मटेरियल आपके लिए इनफ रहेगा, जो कि है आपकी टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन खत्म होता है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।